नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः जो हमारी क्लास चल रही थी, तो हमने बैक्टीरिया का फर्स्ट पार्ट, सेकंड और मुझे कल थर्ड पार्ट आया था। आज हम बैक्टीरिया को पूरा कंप्लीट खत्म करेंगे और क्लास आज हम लोग लंबी लेकर चलेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो क्लास है, ये आज यूट्यूब पर भी हमारा मन है कि यूट्यूब पर भी डाल देंगे। तो देखते हैं कि उस समय विचार क्या बनता है। क्लास ये ऐप पर तो जाएगी ही, आपकी जो कंटिन्यूटी क्लास की चल रही है वो तो जाएगी। ऐप की क्लास है और लगा तो एक क्लास डेमो के तौर पर हो सकता है ऐप पर डाल दें, तो देखते हैं। और यदि ऐप पर जाएगी तो थोड़ी सी जानकारी दे दें ऐप वाले मित्रों के लिए कि हमने एक नया बैच शुरू किया है, सफलता बैच। और आप जैसे जान रहे हैं कि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के पीजीटी में फाइनली 2 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। फाइनली इंटरव्यू में 5-6 स्टूडेंट गए थे और सिलेक्ट फाइनली 2 हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें फोन करके बताया या मैसेज किया। इनमें से वो 2 लोग हैं और बाकी हो सकता है 2 से अधिक भी हो, क्योंकि ये कंप्लीटली जो है जब से हमारी जॉब लगी तब से हम ऑनलाइन ही ले पाते हैं। तो इस वजह से बहुत जैसे क्लास हो और क्लास में सारे बच्चे बैठे हों तो बताते हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। इनमें से एक जो पीजीटी की डॉक्टर नोट्स परिवार की सदस्य हैं, उनका डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार में रहते हुए केवीएस निकला था, जिसकी जानकारी हमने यूट्यूब पर दी थी आपको कि केवीएस में सिलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट। तो वो केवीएस में पीजीटी में सिलेक्ट हुई थी और वो अब लगातार वो तैयारी कर रही थी और अब वो पीजीटी यूपी में सिलेक्ट हो गई है। हर आदमी अपने स्टेट में आना चाहता है। केवीएस की नौकरी अच्छी है, मगर हर आदमी, अब पता लगा केवीएस में भुवनेश्वर में है, अब है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला, तो हर आदमी सोचता है कि हम भाई अपने स्टेट में आ जाए। तो अभी पीजीटी यूपी भी उनका निकल गया है। तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ऐसा कोई भी बायोलॉजी का एग्जामिनेशन नहीं जहां स्टूडेंट सिलेक्ट ना होते हो। अब हमें टीजीटी एग्जाम की टीजीटी का रिजल्ट देखना है, फाइनल रिजल्ट में कितने डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के सिलेक्ट होते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 10 लोगों का हुआ था, मैंने बताया भी है। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या स्थिति होती है, नजर बनाए हुए है। तो हमारा सफलता बैच 2026 को एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि ये जो नई वैकेंसी आएगी इसमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 4 से 5 माह का ही समय मिलेगा, इसलिए हमने अभी से बैच स्टार्ट कर दिया है। स्पेशल बैच है 26 और 27 का। और बाकी कितना सिलेक्शन रेट है, क्या है, हमारे यूट्यूब के पोस्टर सेक्शन में जाके या जो शॉर्ट वीडियो पड़े आप देख सकते हैं। एमपी के टॉपर जो थे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के थे, ईएलटी में हर दूसरा और तीसरा स्टूडेंट डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का प्री क्वालिफाई था बॉयज में। गर्ल्स में संख्या कम थी, क्योंकि पोस्टें गर्ल्स में हमें लगता है बहुत 7 8 10 जो भी रही हो, तो ये थी। तो खूब जम के सिलेक्शन हो रहे हैं। और बाकी आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं स्पेशल बैच में, तो कंप्लीट थ्योरी क्लास मिलेंगी, कंप्लीट एमसीक्यू क्लास मिलेंगी, कंप्लीट ऑल सॉल्व क्वेश्चन पेपर क्लास, पीडीएफ की लाइब्रेरी जिसमें 1000 पीडीएफ मिलेगी, डिस्कशन ग्रुप मिलेगा। हमने जो मित्र हमसे ले चुके हैं कोर्सेज, वो अपने बैच में जाएंगे, वहां पीडीएफ लिंक दिया है, तो चारों ग्रुपों से जुड़ जाएं। ये सिर्फ 1399 का कूपन कोड डालें, 1399 ऑफर सीमित समय के लिए। और हमारा जो मंत्रा टेस्ट सीरीज है, इसमें नए ट्रेंड के सर्सन, रीजन, एनालिटिकल, स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पूरे सिलेबस के हम प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। मतलब इंग्लिश लिखी रहेगी, उसके नीचे हिंदी, और बड़े बड़े लेंदी सारे टाइप के क्वेश्चन, यानी बिल्कुल न्यू ट्रेंड के ही प्रश्न मिलेंगे, ओल्ड प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। तो आज ही ज्वाइन करिए प्रैक्टिस सेट। चलिए, हाँ, तो हम लोगों ने कल की क्लास में हमने मैटर नोट्स जब मैं बना रहा था, तो मैंने सोचा कि टाइम कम लगे, तो मैंने नोट्स कॉपी में ना बना के यहाँ ही बना लिया था, जिससे प्रॉपर आपको पढ़ाने में टाइम कम लगे। क्योंकि आज मैं पूरा प्लान बना के आया हूँ कि पूरा बैक्टीरिया हम लोग खत्म करेंगे। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। क्या पढ़ रहे थे? न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी जीवाणु का पोषण कल पढ़ रहे थे। जीवाणु का पोषण थोड़ा सा बैक में लेके चलेंगे, जिससे आपको प्रॉपर समझा सकें। हमने 2 तरह के बैक्टीरिया बताए थे, एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बताया था, ऑटोट्रॉफिक, और एक हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो
ट्रॉफिक बैक्टीरिया कल की क्लास में बताए थे। ऑटोट्रॉफिक को हमने दो भागों में बताया था। एक बताया था फोटोसिंथेटिक यानी जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और दूसरा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बताया था, यानी स्वपोषी और विषमपोषी। इसको बोलते हैं स्वपोषी हिंदी में, और इसको बोलते हैं हेट्रो को विषमपोषी। तो ये दोनों प्रकार के। फिर ऑटोट्रॉपिक में हमने फोटोसिंथेटिक जिसमें पर्पल और हेट्रोट्रॉफिक इस तरह बैक्टीरिया बताया था, कीमोसिंथेटिक रसायन संश्लेषी, और हेट्रोट्रॉफिक भी बताया था। मगर हेट्रोट्रॉफिक कल बताया था तो उसके एग्जाम्पल मैं गलती से भूल गया था, तो एग्जाम्पल मिसिंग हो गए थे। हमने आपको ऐसे ही जनरली बता दिया था, क्योंकि कल क्लास आपकी छोटी ली थी तो ऐसे बता दिया था, तो इसलिए फिर हम आज हेट्रोट्रॉपिक बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछते हैं। तो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया का जो सेकेंड पॉइंट लिखा था हेट्रोट्रॉफ्स, यानी जो हिंदी में हम बोलते हैं विषमपोषी क्या होते हैं। विषमपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीवाणुओं को या बैक्टीरिया को हम विषमपोषी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विषमपोषी। विषमपोषी भी तीन प्रकार की कैटेगरीज में बांटा गया। तो पहला कैटेगरी है सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में मृतोप जीवी जीवाणु के नाम से जानते हैं, या सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया को पुनः दो भागों में बांटा गया। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे जीवाणु जो डेड एंड डीके मटेरियल पर ग्रो करते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो सड़े गले मृत पदार्थों से भोजन लेते हैं, यानी डेड और डाई मैटर से फूड एब्जॉर्ब करते हैं। फूड एब्जॉर्ब किससे करते हैं? डेड एंड डाई मैटर से, यानी मरे सड़े गले डेड एंड डीके सड़े गले पदार्थों से, जैसे कि गोबर पड़ा है, सड़ी हुई पत्तियां पड़ी हैं, शरीर मरा हुआ शरीर पड़ा, मतलब वो सारी चीजें जो मृत हैं उनसे भोजन। मान लो लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, उससे भोजन ले रहे हैं। हाँ, तो सैप्रोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? सैप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी, सड़े गले मृत पदार्थों से। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है ऑब्लिगेट। पहला प्रकार क्या है? ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है अविकल्पी। देखिए यहीं से पता चल जाएगा। अविकल्पी का मतलब जिसके पास कोई भी विकल्प ना हो, यानी ऐसे बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड ओनली डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये केवल सड़े गले पदार्थों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। यदि सड़ा गला पदार्थ नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उसी के मर जाएंगे। मतलब अगर इनको सड़ा गला पदार्थ नहीं मिला तो मर जाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया को हम ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट बोलते हैं, या अविकल्पी मृतोपजीवी के नाम से जानते हैं। अब यहां जो मुख्य इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से, वो स्टार लगाएंगे। एग्जाम पूछ देता है कि इनमें से ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट बैक्टीरिया कौन है। एग्जाम में पूछता है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट बैक्टीरिया कौन है, या अविकल्पी मृतोपजीवी बैक्टीरिया कौन है। तो बैसिलस वल्गेरिस, नाम याद रखना, बैसिलस वल्गेरिस जो है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है, अविकल्पी मृतोपजीवी है। क्लोस्ट्रीडियम बोटिलिनम, ये बहुत याद रखने वाला बैक्टीरिया है, इसको स्टार लगना ना। इससे क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होती है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से क्या होती है? फूड पॉइजनिंग। हम आगे बताएंगे, इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, तो आपसे पूछ देता है कि जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है? तो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है। कैसा है? ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं दूसरे पे। हमारा दूसरा प्रकार है फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विकल्पी परजीवी। ये मृतोपजीवी का मतलब नॉर्मली ये सैप्रोफाइट होते हैं, मतलब नॉर्मली ये सड़े गले मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। मान लो गोबर पाया जा रहा है तो गोबर में ये पाया जा रहा है, या कहीं कोई मृत जीव पड़ा है तो उससे भी भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब ये मृतोपजीवी होते हैं। लेकिन बट अब्सेंस ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, मान लो डेड ऑर्गेनिक मैटर वहां खत्म हो गया, डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं है कुछ, दे कम बिकम पैरासाइट, तो ये परजीवी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। मतलब ये वो पंडित जी हैं कि है शाकाहारी, समझ रहे हैं? वो कैसे है? शाकाहारी, मगर मान लेते हैं कहीं जंगल में फंस गए और शाकाहार ना मिला, पेड़ पौधे फूल पत्ती और फल ना मिले, तो ये क्या करेंगे? हिरन और मछली जो वहां मिल गई मार के खा गए। मतलब है शाकाहारी, मगर इमरजेंसी में ये मांसाहारी का कार्य कर लेते हैं। वैसे ही ये फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। होते ये हैं
मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइट होते हैं, लेकिन इमरजेंसी आने पर ये पैरासाइट की तरह भी जीवित जीवों से भी भोजन अपना लेना शुरू कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास और है स्टेफाइलोकोकस। दोनों अलग अलग हैं, स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? फैकल्टेटिव पैरासाइट है। फैकल्टेटिव यानी विकल्पी परजीवी है, विकल्प के तौर पर ये परजीवी है। समझ में आ गया? तो ये मेन है एग्जाम्पल। ये आपसे एग्जाम्पल की फैकल्टेटिव पैरासाइट इन बैक्टीरिया में से कौन है, तो इनको रट्टा मारिएगा कि स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस, ये दोनों के दोनों जो बैक्टीरिया हैं ये कैसे हैं? फैकल्टेटिव पैरासाइट है। अब हमारे पास आता है दूसरा नंबर, पैरासाइट, जिसको हिंदी में परजीवी के नाम से जानते हैं। ऐसे जीव जो लिव ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, यानी जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ध्यान में रखना, पैरासाइट का मतलब क्या? वो परजीवी का कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं या लेते हैं, या सजीव जीवों से भोजन ले रहे हैं। जैसे मान लो हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया रह रहा है और हमसे भोजन ले रहा है, तो वो पैरासाइट कहलाएगा, क्योंकि हम जीवित हैं। ठीक है, बकरी पे, भेड़ पे, पेड़ पे, मान लो कोई आम के पेड़ पे बैक्टीरिया है तो वो ग्रो कर रहा है, वहां रह रहा है, भोजन ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? पैरासाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैरासाइट। मान लो पेड़ की पत्ती टूटकर सड़ रही है, उसमें कोई मिट्टी में पाया जा रहा है, पेड़ की पत्ती में, सड़ी हुई पत्ती में, तो वो सैप्रोफाइट कहलाएगा। तो ये है पैरासाइट। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब ये क्या? दे ऑलवेज रिमेन पैरासाइट, ये हरदम जीवित जीवों में ही पाए जाते हैं। अगर वो जीव मर जाएगा तो उसके साथ ये भी मर जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से क्या बहता है? लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब था कोड़। कोड़ अभी हम आगे बताएंगे इसको, इकोनॉमिक बॉटनी में, इकोनॉमिक बैक्टीरिया जब पढ़ाएंगे तो ये सारे करेक्टर बताएंगे। तो जैसे कोड़ होता है हाथों में, वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, और ये कैसा है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। आदमी मर गया, उसी के साथ वो भी मर जाता है। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट यानी नॉर्मली पैरासाइट, ये होते एक्चुअली में परजीवी हैं, जीवित जीवों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं इन नेचर, बट अब्सेंस ऑफ लिविंग होस्ट। मान लो किसी कारणवश जिसमें ये पाया जा रहा है वो लिविंग होस्ट इनको नहीं मिला, जीवित जीव नहीं मिला। मान लो हमारा, जैसे हमारे शरीर में रह रहा है, हमारा शरीर नहीं मिला, तो ये क्या करेगा? मिट्टी में सड़ी चीज पड़ी है, वहां से भोजन ले लेगा। दे मे बिकम सैप्रोफाइट, तो ये सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी की तरह भी कार्य कर लेते हैं। एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे टीबी होता है, इसीलिए तो टीबी सबसे घातक मानी जाती है। ये क्या है? ये पैरासाइट की तरह कार्य करता है, पैरासाइट परजीवी है, लेकिन मृतोपजीवी की तरह भी कार्य कर लेता है, इसीलिए ये घातक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो एग्जाम में पूछ सकता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है किस प्रकार का है, तो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट है। चलिए, अब हमारे पास आता है सिम्बियोटिक। सहजीवी में कौन आता है? तो सहजीवी में हम लोग राइजोबियम पढ़ते हैं। कल राइजोबियम की हमने सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी थी, तो इसको हम डिटेल में आपको नहीं बताएंगे कल की क्लास में। अब आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का श्वसन कैसे ये करता है? श्वसन, तो ये दो तरह से श्वसन करता है। इनमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एरोबिक होते हैं, एरोबिक, और कुछ ऐसे होते हैं एन एरोबिक होते हैं, अर्थात ऑक्सीकृत बैक्टीरिया होते हैं, ऑक्सीकृत और अनाक्सीकृत। अनाक्सीकृत यानी ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो पहले लेते हैं एरोबिक यानी ऑक्सीकृत बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रो करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ऑब्लिगेट एरोबिक, ऑब्लिगेट एरोबिक का मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये मर जाएंगे तुरंत, मतलब ये ऐसी जगह ग्रो करेंगे जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं, तो ये तुरंत डेड हो जाएंगे। तो लिखा है कंप्लीटली एरोबिक, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्रो करते हैं। डाई अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन, डाई अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मर जाते हैं। जैसे कि एस्टोबैक्टर, स्टार लगा देना। पूछेगा ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया कौन है, तो ऑब्लिगेट एरोबिक, ऑब्लिगेट की हिंदी हमने आपको बताई दी थी, अविकल्पी होती है, अविकल्पी, जिनके पास कोई विकल्प ना हो, तो एजिटोबैक्टर है। फैकल्टेटिव एनेरोब मतलब
एरोबिक होते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन लेते हैं। अगर ऑक्सीजन किसी कारण बस नष्ट हो गई, वहां ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो ये एनारोबिक अनाक्सी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। मतलब दोनों ऑप्शन रहते हैं, शाकाहारी भी है, जरूरत पड़ गई तो मांसाहारी की तरह भी कार्य कर लेंगे। तो ये होते ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन है तो बहुत अच्छा है। मान लो किसी कारण बस ऑक्सीजन नहीं, कैन सर्वाइव एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक होते हैं लेकिन ये सरवाइव कर लेते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसमें आता है एसिटोबैक्टर एसीटी, ये ध्यान में रखना। कौन आता है? एसिटोबैक्टर एसीटी और क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जिससे टेटनेस होती है। एसिटोबैक्टर एसीटी और क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ये दो ऐसे हैं जो फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है एनारोबिक बैक्टीरिया, अनाक्सीकृत बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाए जाते हैं। इनको भी दो भागों में बांटा गया, ऑब्लिगेट एनारोबिक, ऑब्लिगेट का मतलब अविकल्पी, अविकल्पी अनाक्सीकृत बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया कंप्लीटली एनारोबिक होते हैं, यानी ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ग्रो करते हैं। इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ध्यान में कौन है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये क्या है? कंप्लीटली एनारोबिक होता है। और हमें लगता है दिया है क्लोस्ट्रीडियम, हमने और कहीं दिया है क्या? नहीं नहीं, ठीक, वो वहां दिया था न्यूट्रिशन। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये क्या होता है? O2 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये ग्रो करता है। फैकल्टेटिव एरोबिक मतलब ये होते एनारोबिक हैं, देखिए नॉर्मली एनारोबिक, अनाक्सीकृत होते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रो करते हैं। लेकिन यदि ऑक्सीजन किसी कारण मान लो यहाँ रह रहे हैं और यहाँ मान लेते हैं यहाँ ये ग्रो कर रहा है और यहाँ O2 एब्सेंट है, तो ये यहाँ ग्रो करते हैं। अगर यहाँ किसी ने O2 मान लो किसी कारण बस आ गए, तब भी ये ग्रो करते रहेंगे। तो ये क्या कहलाता है? फैकल्टेटिव एरोबिक। आल्सो कैपेबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन बैक्टीरिया जैसे होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। एक्सेप्शन है एस्टोबैक्टर एसिटाई, एक्सेप्शन है जो पता लगा फैकल्टेटिव एरोबिक में एस्टोबैक्टर एसिटी डाल दो। कहता है फर्मेंटेशन बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस, और उसने बताया एक्सेप्शनल केस है एसिटोबैक्टर एसिटी। चल अब चलते हैं, हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है रिप्रोडक्शन चल रहा था, रिप्रोडक्शन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम लोग यहाँ तक एरोबिक रेस्पिरेशन कर चुके हैं, और कल कल की क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जनन पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो कल की क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ा था और रिप्रोडक्शन पढ़ डाला था। रिप्रोडक्शन हम लोगों ने कल की क्लास में काफी पढ़ डाला था। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था रिप्रोडक्शन में? पढ़ लिया था हम लोगों ने बाइनरी फ्यूजन विद पिक्चर के साथ पढ़ा था, और हम लोग केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे थे। और हमने कल इंडोस्पोर भी पढ़ लिया था। हमने आपको कल ही बताया था कि इंडोस्पोर से क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल की क्लास में कर लिया था। वो तो छोटा सा छूटा हुआ था टॉपिक था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? ये हमने कल इंडोस्पोर में बताया था कि ये पूछा था किसमें पाया जाता है, तो इंडोस्पोर में पाया जाता है। इंडोस्पोर ये कल कल डिस्कस कर लिया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बताने जा रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैटर लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? लैंगिक जनन की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। हमने यहाँ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कल बताया था, दो तीन लाइनें बताई थी, फिर मन नहीं हुआ तो मैंने कहा कि नहीं चल कल क्लास लेंगे। तो हमने कल आपको बताया था कि जो हमने आपको बताया था
कि जनरली बैक्टीरिया में सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, वो अब्सेंस होता है, अब्सेंस यानी अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता नहीं पाया जाता है। लेकिन यहां एक हमने कहा था, बट देयर अकर्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन पाया जाता है, पुनर्संयोजन की क्रिया पाई जाती है। और पुनर्संयोजन की क्रिया के लिए जो मेथड यूज होते हैं वो 3 प्रकार के मेथड कल हमने आपको डिस्कस किए थे। और पहला बताया था हमने ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा मेथड जो बताया था वो बताया था ट्रांसडक्शन, और तीसरा जो मेथड बताया था वो बताया था हमने कंजुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हिंदी में रूपांतरण होता है, अपना देख लीजिएगा। इसका मतलब हमें लगा पराक्रमण होता है, एक बार देख लीजिएगा हिंदी। और इसका मतलब होता है संयुग्मन। तीन विधियों से ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी लैंगिक पुनर्संयोजन होता है। क्या होता है? पुनर्संयोजन होता है 3 विधियों से। ठीक है, तो कितनी विधियों से पुनर्संयोजन हो रहा है? तो जनरली 3 विधियों से पुनर्संयोजन होता है। चलिए, तो अब हमने नोट्स बना के रखे थे, ये हमने पिक्चर भी लगा के रखा था। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कम समय में जितना से जितना ज्यादा मैटर आपको दे सकूं। तो कल आज हमने ये नोट्स बनाए थे, और ये पिक्चर भी बाइजस का इंपोर्ट किया था, कॉपीराइट में ना आ जाए तो किया था, जिससे हम आपको समझा सके। तो पहले देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और इंपॉर्टेंट सिर्फ हम वही चीजें यहां डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। हम पूरा आपको और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डीपली नहीं बताएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन से एक भी क्वेश्चन आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी में कोई भी नहीं छूटेगा। सिर्फ हम आपको फिर बता दें, हम आपको उतनी ही चीजें पढ़ाते हैं जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए। हम कदापि यहाँ आपको बायोलॉजी का मर्मज्ञ ज्ञाता बनाने नहीं बैठे हैं, ध्यान में रखिएगा। मर्मज्ञ ज्ञाता नहीं बनाना बायो का। हम आपको बायो में वो चीजें पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में फंसे और आपका सिलेक्शन हो जाए। और आप सिलेक्शन रेट देख ही रहे हैं कि खूब जम के सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं। हम अगर यहाँ थोड़ी सीटें ज्यादा होती तो लाइन लग जाती। दूसरा, हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो 100, 102, 101, बहुत सारा मित्र ऐसा 99, 98, 94, 99, 95, 96 ऐसे नंबर है। यही सीटें अगर 200-300 होती तो मैं कह सकता था कि कम से कम 200-300 सीटों में 100 स्टूडेंट सेलेक्ट होता डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का। मजबूरी ये है कि 40-45 सीटें थी, और ऊपर का टॉपर जो था, जो सबसे टॉपर है, कहीं कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, सबसे जो बिल्कुल क्रीम है, 5-6 साल का जो क्रीम पढ़ा था, तो वो सीटें ले गया। फिर भी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मित्र सिलेक्ट हुए हैं। तो ये थोड़ा सा है कि कई सारे फैक्टर काम करते हैं। और दूसरा, पेपर पैटर्न चेंज हो गया, तो हमारे सारे कई मित्रों का जो स्कोर जा रहा था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। चलिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहला ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, स्टार लगाएंगे और पहला ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, पहला ही वो क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट स्टडी बाय या ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय, किसने दिया था, गिवन बाय या फर्स्ट स्टडीज बाय। तो आपसे पूछता है कि बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन, या जिसे हम लोग और रूपांतरण कहते हैं, क्या कहते हैं, रूपांतरण, किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था। किसने दिया था? ग्रिफिथ ने। 19, ये सन भी याद रखिए, स्टार लगा लीजिए, सन भी याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ देता है, मान लेते हैं दे दिया नाम ग्रिफिथ और जिंडर लीडरबर्ग और लीडरबर्ग टैटम, इस तरह दे दिया, पूछेगा इनको क्रम से लगाइए, इनकी खोज के क्रम के आधार पे। तो क्रम से कैसे लगाएंगे? तभी लगा पाएंगे जब उनकी हमें सन याद रहेंगे। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था वो किस बैक्टीरिया पे किया था? ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया था वो बैक्टीरिया कौन था? तो डिप्लोकोकस निमोनियाई। बैक्टीरिया का नाम क्या था? तो डिप्लोकोकस निमोनियाई जो बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया पर उन्होंने
अपना एक्सपेरिमेंट किया था। किसने किया था? ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहां से दो क्वेश्चन जो कॉमनली टीजीटी पीजीटी में खूब पूछे जाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन दिया किसने? ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने कौन सा बैक्टीरिया यूज किया? तो डिप्लोकोकस निमोनियाई। इस एक्सपेरिमेंट को आल्सो नोन एज ग्रिफिथ इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं। लेटर स्टडी डिटेल एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का बाद में अध्ययन किया वो एवरी मैककार्टी और मैक्लियोड ने किया। मैकेनिज्म क्या था? जेनेटिक मटेरियल जो नेकेड डीएनए था फ्रॉम ए डोनर सेल इंटर रेसिपिएंट सेल डायरेक्टली फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये इनमें था क्या? तो ये समझ लो। अभी हम आपको इसका एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम आपको बता देते हैं। फटाफट 1 सेकेंड लगेगा थोड़ा सा। ग्रिफिथ ने क्या किया था? ग्रिफिथ, हाँ अच्छा, डबल एफ। ग्रिफिथ ने क्या किया था? तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए मैं इसका पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूं, बनाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर लिया, नेट से ले लिया पिक्चर, जिससे हमें समझाने में आराम रहे। तो चलो अपने बोर्ड पे चलता है, बोर्ड पे समझा देते हैं। तो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। उन्होंने दो बैक्टीरिया लिया था। क्या लिया था? दो प्रकार के बैक्टीरिया लिया था, जो कि पिछले क्लासों में हम बता चुके हैं। बैक्टीरिया लिए दो तरह के, डिप्लोकोकस निमोनियाई, एक यस स्ट्रेन लिया, मतलब एक यस स्ट्रेन लिया, और एक लिया आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन ध्यान में रखना, ये आर या यस में से एक क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी या फिर टीजीटी 2021 में। यहां से क्वेश्चन बना था, उसने पूछा था कि इनमें से कौन सा स्ट्रेन वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब उग्र है। इनमें से कई बार और भी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्ट्रेन वायरुलेंट है। तो जो यस स्ट्रेन था, ध्यान में रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि याद रहे लंबे समय तक। तो यस स्ट्रेन का मतलब था एक बैक्टीरिया था ये, इसके ऊपर, इस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था? कैप्सूल, ये इस तरह का कैप्सूल, और ये इसका अपना जेनेटिक मटेरियल। ये आर स्ट्रेन था, ये वायरुलेंट था। वायरुलेंट था, वायरुलेंट का मतलब उग्र था। ये अगर संक्रमण कर रहा था तो जीव की मृत्यु हो जा रही थी, यानी उसको निमोनिया हो जा रहा था, अगर ये वाला यस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन भी निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया था, लेकिन ये नॉन वायरुलेंट था। नॉन वायरुलेंट था, अर्थात इसका संक्रमण होने के बाद निमोनिया नहीं हो रही थी, यानी ये नॉन कैप्सुलेटेड था। ऐसा कर लो, ये मतलब इस तरह का था। ये कैसा था? नॉन कैप्सुलेटेड, यानी इसमें कैप्सूल नहीं पाया जा रहा था। और ये कैप्सुलेटेड था, यानी इस पे कैप्सूल आवरण पाया जाता है। कैप्सुलेटेड, कैप्सूल पाया जा रहा था यस स्ट्रेन में, वही दिया है। लिविंग यस स्ट्रेन, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो वायरुलेंट था, उग्र था। उसने इंजेक्शन में ग्रिफिथ ने भरा और एक चूहे को लगा दिया, और जैसे ही इंजेक्शन भरा और चूहे को लगाया, ये वाला यस स्ट्रेन वाला, तो चूंकि वायरुलेंट था, इसको निमोनिया हो गया और चूहा मर गया। क्या हो गया? चूहा मर गया। इतना समझ में आ गया होगा। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर स्टेन वाला बैक्टीरिया का लिक्विड लिया, एक बीकर में डाला, और उसमें आर स्टेन मिलाया, इंजेक्शन में भरा और चूहे को लगा दिया। समझ रहे हैं? और है डिप्लोकोकस, देखो डिप्लोकोकस से भी स्टेन अलग है। मतलब जैसे दो भाई हैं, राम और श्याम। राम माले गाली देता है, श्याम अच्छा आदमी है, वैसा ही ये है। तो ये नॉन वायरुलेंट है, इसका इंजेक्शन लगाया, मगर वो चूहा आराम से जीवित था। माउस लाइफ, चूहे में कोई भी फर्क नहीं था, मस्त था। फिर उन्होंने ये जो यस स्टेन वाला था, इसको डेड कर दिया, मार दिया, और हीट कर दिया, गर्म कर दिया, खौला दिया। तो जब खौला दिया तो इसका मतलब ये जो बैक्टीरिया था, यस स्टेन था, ये मर गया। मतलब बैक्टीरिया क्या हो गया? डेड हो गया। बैक्टीरिया जो हो गया वो क्या हो गया? मर गया। तो जब बैक्टीरिया हमारा मर गया, फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो चूहे को कोई असर नहीं पड़ा, जिंदा था भाई। वो मरे हुए बैक्टीरिया का इंजेक्शन लगा, कोई नहीं हुआ। फिर उन्होंने यस स्ट्रेन जो भी मरा हुआ था, ये वाला मरे हुआ था जो बॉयल किया था, इसको उन्होंने डेड स्ट्रेन जो था उसको और लिविंग यानी जीवित इस स्ट्रेन को मिला दिया, और जब मिक्स करके इंजेक्शन लगा, चूहा मर गया। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे ही, ये समझ में आ गया, ये बना लीजिएगा तो याद रहेगा। इन्होंने जैसे ही उन्होंने देखा कि जो ये था, मान लेते हैं ये था आर स्ट्रेन,
और इसमें इन्होंने क्या मिला दिया, प्लस मिला दिया, कौन सा वाला, ये वाला, इसका डीएनए, ये बता दिया कि डीएनए जो है कैप्सुलेटेड वाला, यानी ईयासिस्टेन मर गया था तो उसमें डीएनए भी था, जब इसको मिक्स किया तो ये जो नॉन कैप्सुलेटेड था, ये नॉन कैप्सुलेटेड था, यानी ये नॉन कैप्सुलेटेड था, ये किसमें बदल गया, इसका डीएनए जैसे ही इसके अंदर पहुंचा, इसके अंदर इस पे भी कैप्सूल बन गया और ये भी वायरुलेंट हो गया, वायरुलेंट हो गया, यानी ये भी रोग फैलाने वाले में कन्वर्ट हो गया। तो ये बताया ट्रांसफॉर्मेशन कि किस प्रकार से रूपांतरण हो गया, समझ में आ गया। तो ये कहानी थी, तो मैंने ये पूरी कहानी आपको बता दी। अब हम चल कर आ रहे थे तो ये तो समझ में आ गया कि ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था, तो ग्रिफिथ ने दिया था। किसमें, डिप्लोकोकस निमोनियाई ने दिया था, इसे ग्रिफिथ इफेक्ट कहते हैं। बाद में एवरी, मैककार्टी और मैक्लियोड ने इसको पुनः एक्सपेरिमेंट किया था, और इसमें नेकेड डीएनए, वही जेनेटिक मटेरियल जो नेकेड डीएनए था फ्रॉम ए डोनर सेल इंटर रेसिपिएंट सेल डायरेक्टली, जब एक डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में जाता है तो रेसिपिएंट सेल डोनर सेल के हिसाब से बदल जाती है, उसका ये कहना था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, आपको मैंने वहां पिक्चर के साथ समझा दी है। हमारा दूसरा आता है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन को पराक्रमण के नाम से जानते हैं। पहला ही क्वेश्चन पूछता है डिस्कवर्ड बाय, इसको जो ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन को किसने डिस्कवर किया था, या ट्रांसडक्शन को खोजा किसने था, पहला ही क्वेश्चन पूछता है ट्रांसडक्शन को खोजा किसने था। तो ट्रांसडक्शन को जिंडर और लीडर वर्ग ने खोजा था। किसने खोजा था, इस लगा के रखिएगा, ये टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में मल्टीपल टाइम एलटी जीआईसी कहीं भी बायो क्वेश्चन कम पूछा जाता है। ये कब हुआ, 1950। देखिए वो कब हो रहा था, 1928 में। ये कब हो रहा है, 1952 में ट्रांसडक्शन दिया गया। इन्होंने कौन सा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा बैक्टीरिया चुना, फर्स्ट ऑब्जर्व इन साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम, ए बी स्टार लगा लेंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए बैकबोन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसडक्शन में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया। उस देखा जिंडर और लीडर वर्ग ने किस बैक्टीरिया का चुनाव किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो होगा साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। मैकेनिज्म क्या था, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरियल सेल गॉन टू अनदर बैक्टीरियल सेल विया एजेंसी ऑफ द बैक्टीरियोफेज। तो आप सब जानते हैं कि जब हमने बैक्टीरियोफेज आपको पढ़ाया था तब हमने बताया था, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए ये एक बैक्टीरियोफेज है। जब वायरस पढ़ाया था तो बताया, ये मान लेते हैं हमारा बैक्टीरियोफेज है, ये हमारा क्या है, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज जैसे ही इसमें गया तो बैक्टीरियोफेज से नए बैक्टीरियोफेज बनते हैं। तो इसमें जो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है, ये वाला, ये मान लेते हैं बैक्टीरिया का डीएनए है। क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए है, ध्यान में रखना। और बैक्टीरिया का डीएनए ही वायरस के डीएनए को बनाने में मदद करता है। तो जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसके कुछ खंड इस वायरस वाले डीएनए से चिपक जाते हैं। तो जब नया वायरस बनता है, क्या बनता है, नया बैक्टीरियोफेज बनता है, तो ये डीएनए भी बैक्टीरिया का कुछ हिस्सा उस नए वायरस के डीएनए में चिपका रह जाता है। जब ये बैक्टीरिया पुनः आक्रमण करता है, तो मान लो ये ए बैक्टीरिया था, अब ये आक्रमण कर रहा है बी पर, तो ए बैक्टीरिया का डीएनए वायरस के डीएनए के साथ जो चिपक कर गया वो बी में भी चला जाता है। इस तरह से ये जो बैक्टीरिया हुआ ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। क्या हो गया, नए तरह का बैक्टीरिया बन गया। इसमें ए का डीएनए है और बी का भी बैक्टीरिया का डीएनए है। इसको द वायरस एक्ट इज द व्हीकल, इसमें बैक्टीरियोफेज व्हीकल का प्रयोग करता है, यानी ए से डीएनए बी में ले जा रहा है। एक्सीडेंटली पैकेजिंग बैक्टीरियल डीएनए एंड इंजेक्टिंग इट इनटू ए न्यू होस्ट, और नए होस्ट में ट्रांसफर कर देता है। तो यहां 3 क्वेश्चन बनेंगे। डिस्कवर्ड किसने किया ट्रांसडक्शन, तो डिस्कवर्ड किया था जिंडर और लीडर वर्ग ने। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम में किया था। और इसमें वेक्टर का काम कौन करता है, बैक्टीरियोफेज करता है। अब चलते हैं लास्ट में, आता है कंजुगेशन। कौन आता है, कंजुगेशन या संयुग्मन। संयुग्मन या कंजुगेशन क्या होता है, तो पहले ही समझ लो, डिस्कवर्ड बाय लीडर वर्ग एंड टैटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि कंजुगेशन की खोज किसने की थी, तो लीडर वर्ग और टैटम। और वहां किसने की थी, जिंडर और लीडर वर्ग ने। ध्यान रखना, ध्यान एक एक चीज का रखना है, किसने खोज की, तो तीनों को याद रखेंगे। अगर हम चलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन पे, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो ग्रिफिथ ने
फिर हम चलेंगे ट्रांसडक्शन पे, तो जिंडर और लीडर वर्ग ने, ठीक है, जिंडर और लीडर वर्ग ने, कंजुगेशन, लीडर वर्ग और टैटम। यहाँ जिंडर, सिर्फ जिंडर और टैटम का अंतर है, लीडर वर्ग दोनों में, लीडर वर्ग और टैटम में 1946 में। तो इसका मतलब समझ रहे हो, 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, 1946 में कंजुगेशन हुआ, कंजुगेशन की खोज हुई, और 1952 में ट्रांसडक्शन हुआ, ट्रांसडक्शन। इनके तीनों के सन याद रखना, एग्जाम में फंसाएगा आपको। और अब तो मैचिंग वाले क्वेश्चन चल रहा है और एक बवाल पकड़ा रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे अपने तरीके से तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। काफी देर आज हो गई क्या? ये तो 6 बजा है। चलो अभी है टाइम, ठीक है। हाँ, फिर इस किस बैक्टीरिया में आपसे पूछेगा कंजुगेशन किस बैक्टीरिया में उन्होंने किया था, तो कंजुगेशन किया था ई कोलाई, इश्चरेचिया कोलाई में। तो यहाँ ये 3 पॉइंट है। इनमें क्या होता है, इन्वॉल्व ए डोनर सेल, एक डोनर सेल होती है जो एफ पॉजिटिव होती है, एंड रिसिपिएंट सेल जो एफ निगेटिव होती है। अगर हम यहाँ देंगे तो मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया है, ये, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है और इसमें यह फैक्टर पाया जा रहा है। सॉरी, हम आपको चित्र बना दे रहे हैं, आप परेशान मत होइएगा। कौन सा कलर ले लें, ये ले लो। मान लो ये पाया जा रहा है, ये हमारा है यफ फैक्टर है, क्या है, यफ फैक्टर है। और उसका बाकी जो डीएनए है, ये इसका अपना मूल डीएनए है, ये, ठीक है। तो ये क्या है, यफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यानी डोनर सेल है, क्या है, डोनर सेल है। अब ये जुड़ेगा किसके साथ, एक दूसरे बैक्टीरिया के साथ, ये एफ निगेटिव है, अर्थात इसमें जेनेटिक मटेरियल तो है अपना ये, मगर सॉरी कहा नहीं चल रहा है, ये है तो जेनेटिक मटेरियल मगर एफ फैक्टर एब्सेंट है, तो ये होगा एफ निगेटिव, यानी रेसिपिएंट सेल है। ये दोनों आपस में पिलाई के द्वारा मिल जाएंगे, तो ये जो एफ फैक्टर है, एक पे ले लो, एक एफ फैक्टर है, ये एफ फैक्टर, ये मल्टीप्लाई करेगा, मतलब द्विगुणन करेगा, ठीक है, ये अपनी कॉपी एक बनाएगा, और जो दूसरी कॉपी बनी वो इसके द्वारा इसमें आ जाएगा। तो ये भी कुछ समय बाद जब इसमें आ जाएगा, तो ये जो अभी एफ निगेटिव था, जो एफ अभी ये जो एफ निगेटिव था ये वाला, ये भी अब किस में बदल गया, तो ये बदल गया एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। इसे बोलते हैं कंजुगेशन। वही कह रहा है, डोनर जो एफ पॉजिटिव होता है और रेसिपिएंट जो एफ नेगेटिव था, जिसमें एफ फैक्टर, जिसमें एफ फैक्टर पाया जाता है एफ पॉजिटिव, जिसमें एफ फैक्टर एब्सेंट होता है एफ नेगेटिव। समझ में आ गया? अच्छा, डोनर हैज सेक्स पिली एंड एफ फैक्टर, प्लाज्मिड पाया जाता है, जो भी एफ फैक्टर प्लाज्मिड है जो पढ़ाया था, प्लाज्मिड पाया जाता है। रेसिपिएंट लैक बोथ, उसमें ना तो सेक्स पिली पाई जाती ना तो एफ फैक्टर पाया जाता है, ना तो इसमें सेक्स पिली पाई जा रही ना फैक्टर पाया जा रहा है। अब ये प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाता है। डायरेक्ट ट्रांसफर अकर थ्रू द कंजुगेशन ट्यूब, और ये पिली के द्वारा ये जो ट्यूब बनती है इसे बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब, कंजुगेशन ट्यूब, फॉर्म पिली, ये पिली के द्वारा कंजुगेट। एचएफआर डोनर, हाई फ्रीक्वेंसी डोनर वेयर एफ फैक्टर यूनिट्स विद द मेन न्यूक्लियर डीएनए, और ये अपना जो डीएनए एफ फैक्टर होता है उसकी एक कॉपी बना के एफ नेगेटिव भेज देता है, तो वो एफ का पॉजिटिव में बदल जाता है, ठीक है। तो ये था। अब हमारा आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हम चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में काफी महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं। तो उन इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस में उन सभी महत्वपूर्ण चीजों पे हम लोग ध्यान दे लेंगे। अब आता है सॉइल फर्टिलिटी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पहले हम लक्षण लेते हैं लाभदायक लक्षण।
कौन से लक्षण ले लेते हैं? तो बेनिफिशियल या यूजफुल करेक्टर ले लेते हैं, यूजफुल करेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, कौन से लक्षण ले लिए हमने? यूजफुल करेक्टर पहले ले लिए। तो कहता है बैक्टीरिया रोल इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में बैक्टीरिया का क्या महत्व है, किस प्रकार से हमें लाभ पहुंचाते हैं। देखिए, किसी का भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का अध्ययन करते हैं या आर्थिकी का अध्ययन करते हैं तो वहां दो चीजों का अध्ययन करते हैं, उसके पॉजिटिव इफेक्ट और निगेटिव इफेक्ट, दोनों इफेक्ट का अध्ययन करते हैं कि वो किस प्रकार हमें लाभ पहुंचा रहा है और किस प्रकार हानि पहुंचा रही है, वही आर्थिक महत्व है। तो पहले लाभदायक गुण ले लिया, तो कहता है सॉइल फर्टिलिटी में ये लाभ पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? सॉइल फर्टिलिटी में ये मुख्यतः हमें लाभ पहुंचाते हैं। पहला क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में करते हैं, देखिएगा हमने वहां दोनों बनाए थे। यहाँ क्या कुछ मैटर लेके रखा, देख होगा तो बता दें। हाँ, ये लिखा पहला आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा डिटेल में दिया है, वहां हमने शार्ट में कर दिया था। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूजफुल अमोनिफिकेशन या अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया एग्जाम में दे देता है कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कौन है। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन डिकेइंग प्लांट या एनिमल, मान लेते हैं पत्ती सड़ रही है, जंतु सड़ रहा है, तो उसमें जो प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन होती है उसको अमोनिया में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? अमोनिया में। ऐसे बैक्टीरिया को अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। ध्यान में रखना, आपसे पूछेगा अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो प्रोटीन को अमोनिया में बदलते हैं। एक्चुअली प्रोटीन किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड की बनी होती है, अमीनो एसिड की बनी होती है। हाँ, अमीनो एसिड को ये अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो बैसिलस वल्गेरिस। कौन है? बैसिलस वल्गेरिस, वल्गेरिस जो है, तो ये याद रखिएगा। आपसे पूछेगा इनमें अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कौन है? तो बैसिलस वल्गेरिस। दूसरा है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन है? दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड लेटर नाइट्राइट। ध्यान रखना, नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्राइट। तो देखिएगा ये अमोनिया बदल गई। अब ये अमोनिया किस में बदलेगी? तो अमोनिया बदलेगी नाइट्राइट में, नाइट्राइट में। और ये कौन बदलता है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। और ये जो नाइट्राइट है वो किस में बदलेगा? नाइट्रेट में, नाइट्रेट में। और नाइट्रेट में कौन बदलता है? नाइट्रोबैक्टर बदलता है। कौन बदलता है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रेट। और पौधे नाइट्रेट को आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ी कि नहीं? तो अब यहाँ एग्जाम में पूछेगा कि नाइट्रोसोमोनास किसको किस में बदलता है, तो आप लिखेंगे नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। अगर पूछ दे नाइट्राइट में, और पूछेगा नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है? नाइट्रोबैक्टर। और प्रोटीन को अमोनियम कौन बदलता है? बैसिलस वल्गेरिस बदलता है। तो 3 बैक्टीरिया का क्रम है। समझ में आ गया? ये आपका रिएक्शन दिया हुआ, नोट कर लीजिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? तो दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड, नाइट्रेट और अमोनियम साल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। कहता है इसमें वो बैक्टीरिया आते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमीनो एसिड, नाइट्रेट और अमोनियम साल्ट्स में बदलते हैं। ये 2 मेथड्स होते हैं। पहला जो मेथड्स है सिम्बियोटिकली, सहजीवी के रूप में। अब ये हम इसलिए स्पेशली लेके आए थे क्योंकि यहां से इनके नामों से टीजीटी और पीजीटी में भर भर के क्वेश्चन पूछता है। ये फ्रैंकिया वाला क्वेश्चन केवीएस 2018 में आया था। 2018 या 2020 के पास जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने दिया था, मुझे याद है। फ्रैंकिया पूछा था, फ्रैंकिया अक्सर पूछता है। तो इसलिए हम फिर मैटर देखे, हमारा मकसद होता है आप तक ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचाना। क्वेश्चन चाहे ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पहुंचे, सॉल्व हो, सिलेक्शन, केवल इतना ही आशा करते हैं कि सिलेक्शन हो। बाकी फिर मैं कह रहा हूं आपको बायो का मर्मज्ञ ज्ञाता बनाना बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमसे आप पढ़ रहे हैं तो मतलब आप एमएससी भी हैं, कुछ हमारे मित्र पीएचडी भी हैं, कुछ मित्र नेट भी हैं, कुछ मित्र केवल बीएससी बीएड है, तो सब मास्टर ही है। बस एक सही चीज पढ़ना और कितना पढ़ना ये आपके लिए जरूरी है। बाकी बायोलॉजी ऐसा तो है नहीं कि कक्षा 1-2 वालों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो राइजोबियम की अगर बात करें तो कहता है सम बैक्टीरिया लाइव सिम्बियोटिकली एंड डू
नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सहजीवी के रूप में रखता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एजो राइजोबियम फाउंड इन द स्टेम नोड्यूल ऑफ सेसबीनिया प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। सेसबीनिया प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कौन करता है? जो तने में सस्बीनिया का जो तना होता है उसमें इस तरह की गांठें पाई जाती हैं उनमें, तो पूछता है सस्बीनिया प्लांट में जो गांठें पाई जा रही हैं उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो एजो राइजोबियम पाया जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर कहता है फाउंड इन रूट सरफेस ऑफ सीरियल्स, जो सीरियल्स होते हैं, ठीक है, सीरियल्स होते हैं, उनके रूट सरफेस पर बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो कौन है? एजो स्पाइरुलम है। सुपरफिशियल सिम्बियोसिस होती है व्हीट राइस मेज पर। अब यहां से एग्जांपल पूछेगा, इनमें से वो कौन सा बैक्टीरिया है जो सुपरफिशियल सिंथेसिस करता है? क्या करता है? बड़ा कर दें क्या? सुपरफिशियल सिंथेसिस करता है। क्या करता है? सुपरफिशियल सिंथेसिस करता है। थोड़ा बड़ा कर दें तो हाँ, पढ़ने में आपको आएगा। ठीक है, क्या करता है? सुपरफिशियल। आपसे पूछेगा वो कौन से हैं जो सीरियल्स के जड़ के सरफेस पर बैक्टीरिया पाया जाता है और सुपरफिशियल सिम्बियोसिस शो करता है व्हीट राइस मेज के साथ, तो एजो स्पाइरुलम है। तीसरा है फ्रैंकिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, यानी एक्टिनोमाइसिटीज का सदस्य है। इट फाउंड द रूट नोड्यूल नॉन लेग्यूमिनस प्लांट कैजोराइना एल्नस प्लांट। आपसे पूछता है कैजोराइना की रूट में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? आंसर होगा फ्रैंकिया। आपसे पूछेगा एल्नस प्लांट की रूट में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, वो ऑप्शन होगा फ्रैंकिया। पूछेगा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, यानी दलहनी फसलों को छोड़कर ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो दलहनी फसलों में न पाया जाकर दूसरे पौधों के रूप में? फ्रैंकिया। ये किस ग्रुप का सदस्य? एसिटो एक्टिनोमाइसिटीज का सदस्य है, यानी फिलामेंटस बैक्टीरिया है। तो इसलिए ये हमने स्पेशली मैटर लिया था, हमने कहा लिखने में बहुत टाइम टूट रहा था, तो हमने कहा थोड़ा सा प्रिंटेड मैटर मिल जाएगा तो आपको भी आराम रहेगा, पढ़ाने में समय कम टूटता है और ज्यादा मैटर हम खींच पाते हैं। फिर आता है एसिम्बियोटिकली, ऐसे अभी तो हम सिम्बियोटिक बोल रहे थे जो दूसरे जीवों के साथ रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, अब वो जो स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सम बैक्टीरिया आर फाउंड फ्रीली सॉइल एंड डू नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं मिट्टी में। मिट्टी में पाया जा रहा है, वायुमंडल की नाइट्रोजन फिक्स करके मिट्टी में मिक्स कर दे रहा है, वो कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम, क्रोमैटियम, एस्टोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, विजरेनिकिया, रोडो माइक्रोबियम, रोडो स्पाइरुलम, रोडो स्यूडोमोनास, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फिर उसने दिया यहां देखो, एजोटोबैक्टर, बेंजेनिकिया, एरोबिक, आर एरोबिक, ये ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब यहां से पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी, उत्तराखंड, आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पूछता है फ्री लिविंग, मैं बता रहा हूं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ, फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन टिंग बैक्टीरिया। पूछता है इनमें से, चार ऑप्शन दे देगा, इनमें से वह बैक्टीरिया कौन है जो फ्री लिविंग है, स्वतंत्र है, एरोबिक है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो चाहे एस्टोबैक्टर दिया रहा है या इनको टिक करना है। रोडोस्पाइरुलम एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, ध्यान में रखना। ये फ्री अगर पूछेगा कौन सा फ्री लिविंग एनाएरोबिक, तो रोडोस्पाइरुलम लगाएंगे। बोथ राइजोबियम फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल बट एज सिम्बियोटिक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको ध्यान में रखना। ये इतना आप ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नोट्स पर। ये वही दिया हुआ कि फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन, एस्टोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, और ध्यान एस्टोबैक्टर जो है वो एरोबिक है, ध्यान में रखना, और ये एनाएरोबिक है, क्लोस्ट्रीडियम एंड
एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ध्यान में रखना, ये बहुत पूछा जाता है। पूछेगा फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एजिटोबैक्टर, पूछेगा फ्री लिविंग एनोरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम। सिम्बियोटिक राइजोबियम बता चुके हैं, ये हमने अभी आपको बताई दिया वहां डिटेल। फिर आता है डेयरी इंडस्ट्री में कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, तो कहता है कौन से बैक्टीरिया डेयरी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। यहां दिया है, नहीं दिया, चलो देखो बोर्ड वाले में देखते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है। डेयरी प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। कौन सा, तो स्टेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये दूध को दही में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, दूध को दही में बदलते हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है, इसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या के नाम से जानते हैं। इंक्रीज विटामिन B12, आपसे पूछेगा कौन सा बैक्टीरिया विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाता है, तो आप लिखेंगे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो बैक्टीरिया है, ये विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ाता है। इनकर्ड, लैब का मतलब समझ, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैब का मतलब है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस पूरा नाम है। आल्सो हेल्प इन चेकिंग द डिजीज काजिंग माइक्रोब्स इन स्टोमक। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस से ये भी पता लगाया जाता है कि स्टोमक में कौन से माइक्रोब्स हमारे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अच्छा। अदर इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, दूसरी इंडस्ट्रीज की, तो जैसे विनेगर इंडस्ट्री, सिरका उद्योग, हिंदी में बोलते हैं सिरका उद्योग में। सिरका उद्योग में कौन यूज होता है, एस्टोबैक्टर एसीटी यूज होता है। ये रट्टा मान लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। विनेगर इंडस्ट्रीज में कौन सा बैक्टीरिया जनरली यूज किया जाता है, तो विनेगर इंडस्ट्रीज में एस्टोबैक्टर एसीटी प्राय यूज किया जाता है। कन्वर्ट शुगर सोल्यूशन टू एस्टिक एसिड, आगे एस्टिक एसिड ही सिरका होता है। रेटिंग फाइबर्स, जैसे कि सनई है, आपके यहाँ सनई होती होगी, क्रोटोलोरिया शायद जुनेसिया, नहीं सनई के क्रोटोलोरिया जुनेसिया ही बोलते हैं शायद सनई के प्लांट को, अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, सनई सन का सनई बोलते हैं, और फिर उसको तालाबों में काट के तनों को तालाबों में डाल देते हैं, फिर उसको सड़ता रहता है, फिर उसको खींचते हैं, तो उसके ऊपर का जो लेयर होता है निकल आता है, उससे रस्सी बढ़ता है। ठीक है, तो रेटिंग बोलते हैं, रेटिंग ऑफ फाइबर। सेपरेशन ऑफ फाइबर फॉर द जूट हेम्प वाटर इनहिबिटिंग, कौन करता है, तो रेटिंग फाइबर। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वो बैक्टीरिया कौन सा है जो फाइबर्स रेटिंग करता है, फाइबर्स को सड़ाता है या तने से फाइबर को अलग करता है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटैरिकम। ध्यान में रखना कौन है, क्लोस्ट्रीडियम बोटैरिकम। इंपॉर्टेंट है, जहां स्टार लगा दे समझ लो इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बना हुआ बन भी सकता है। क्यूरिंग लीव्स, क्यूरिंग लीव्स का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि तंबाकू की पत्तियां हैं। देखिए तंबाकू जनरली क्या होता है, हम खेतों से तंबाकू को काट लेते हैं, और तंबाकू को खेतों से काटने के बाद, तंबाकू को खेतों से काटने के बाद क्या करते हैं, हम लोग उसको रखते हैं और पानी छिड़कते हैं, सड़ने देते हैं जिससे स्वाद बढ़ जाए। वो कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस मेगाथीरियम जो है वो क्यूरिंग ऑफ लीव करता है। सीवेज डिस्पर्सन, बैक्टीरिया एंड एल्गी ब्रेक डाउन द हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट। फिर पेट्रोलियम पॉल्यूशन, पेट्रोलियम पॉल्यूशन को कौन बैक्टीरिया कंट्रोल करता है, ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जैसे तेल के जहाज होते हैं ना, समुद्र में तेल बह गया, तो उसको नष्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है स्यूडोमोनास पिट्यूडा। इसको चक्रवर्ती मोहन चक्रवर्ती नाम है, उन्होंने इसको डेवलप किया था, स्यूडोमोनास पिट्यूडा को। इसको सुपर बग भी बोलते हैं, ध्यान में रखना, इसको क्या बोलते हैं, सुपर बग। एग्जाम में पूछ देता है इनमें सुपर बग कौन है, तो स्यूडोमोनास पिट्यूडा। ये क्या करते हैं, वहां छोड़ दिया जाता है, तो वो जो तेल होता है समुद्र पर ऊपर तैरता है, उसको ये खा जाता है, डिग्रेड द स्पिल्ड ऑयल। ठीक है, मैजिक बुलेट्स, टर्म क्वाइंड बाय द वॉक्समैन। मैजिक बुलेट किसने टर्म यूज किया था, वॉक्समैन। और फर्स्ट वाज पेंसिलिन फ्रॉम फंजाई बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार पेंसिलिन की खोज की थी, पहला एंटीबायोटिक था। और मैजिक बुलेट शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था हमारे वॉक्समैन ने। अभी हम ये बताएंगे, अब इसकी थोड़ी सी कहानी यहां देख लेते हैं, हमने लगाई थी। एंटीबायोटिक से क्वेश्चन पूछता है, कहता फॉर एग्जाम्पल स्टेप्टोमाइसिन ऑब्टेन फ्रॉम
स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस इट एंड एक्टिनोमाइसिटिस। अब यहां से देखो, द टर्म एंटीबायोटिक वाज गिवन बाय, ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा गया कि एंटीबायोटिक शब्द पहली बार किसने दिया। एंटीबायोटिक पहली बार शब्द दिया था, किसने दिया था, तो वो दिया था वॉक्समैन ने। किसने दिया था, वॉक्समैन ने। द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन थी, एग्जाम में पूछता, पहली खोजी गई एंटीबायोटिक कौन थी, वो थी पेंसिलिन, जो कि फंगस से खोजी गई थी। किससे खोजी गई थी, फंगस से। किस फंगस से, पेंसिलिन से। किसने खोजा था, तो ये खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक बैक्टीरिया वाज स्ट्रेप्टोमाइस। अगर पूछ दे कि बैक्टीरिया के द्वारा पहली एंटीबायोटिक कौन खोजी गई थी, बैक्टीरिया, देखना यहां दो तरह के क्वेश्चन, एक ये है कि पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, तो पेंसिलिन थी, जो कि फंगस से खोजी गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है बैक्टीरिया से पहली कौन सी खोजी गई थी, तब आप करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन थी, जो बैक्टीरिया में पहली बार बैक्टीरिया से खोजी गई थी। Many antibiotic medicine are obtained from the bacteria. Some substances produced by the microorganisms which inhibit the growth of microorganisms are called antibiotic substance. ठीक है, चलो अब हम चलते हैं यहां, जैसे कि सबटेलिन जो है बैसिलस सबटेलिस से प्राप्त की जाती है। पॉलीमिक्सिन जो है बैसिलस पॉलीमिक्सा से प्राप्त की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और साइक्लोहेक्सामाइड जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से प्राप्त की जाती है। क्लोरोमाइसिटीन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से प्राप्त की जाती है। टेरामाइसिन ये बहुत सस्ती थी, वो सबसे ज्यादा यूज की जाती थी। तो हमारे फादर जो थे, वो फादर हैं, वो डॉक्टर हैं, तो अब तो बुजुर्ग हो गए हैं, तो फादर हमारे सबसे ज्यादा टेरामाइसिन यूज करते थे। ठीक है, अब हम लोग भी छोटे थे तो आंख, जैसे आंख में कंजुवाइटिस हो जाती थी ना, तो भी टेरामाइसिन इंजेक्शन लगाने वाला भर के डालो, लगता बहुत था मगर 2 दिन में सही। कान में दर्द, टेरामाइसिन। बुखार आ रहा है, टेरामाइसिन। मतलब उस समय जब दवाइयों का चलन कम था ना, तो सबसे ज्यादा टेरामाइसिन यूज की जाती थी। ठीक है, हाँ, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से प्राप्त की जाती है। ऑरोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियन से प्राप्त की जाती है। इराइथ्रोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस इराइथ्रियस से प्राप्त की जाती है। नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राइडी से प्राप्त की जाती है। तो ये एंटीबायोटिक है और किस बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं वो चार्ट है। फिर आता है हार्मफुल कैरेक्टर्स या इनके नुकसान पहुंचाने वाले। एक और थोड़ा सा यहाँ चलेंगे, लाभदायक में और हमने लेके रखा था, देख लेते हैं। ये विनेगर हमने आपको पढ़ाई दिया है, रेटिंग हमने आपको पढ़ाई दी है, फ्लेवरिंग पढ़ाई दी है। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, लाभदायक में प्रोडक्शन ऑफ विटामिन देखिए। क्लोस्ट्रीडियम बोटैलिकम प्रोड्यूस राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 और ब्यूटेरिक एसिड। प्रोपिनी बैक्टीरियम और बैसिलस मेगाथेरियम प्रोड्यूस विटामिन B12। ई कोलाई कोलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन ई और विटामिन के। ये ध्यान रखना कौन सा बैक्टीरिया कौन सी विटामिन प्रोड्यूस करता है। ई कोलाई बैक्टीरिया फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स। प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर, गंगा का वाटर क्यों शुद्ध है, एक्चुअली में ई कोलाई पाया जाता है, एक तो ध्यान रखना। एस्चेरिचिया कोलाई वो सॉरी बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो एस्चेरिचिया कोलाई को मारता रहता है। फिर इन गैंगेटिक वाटर बेडेलो विब्रियो बैक्टीरियो वोरस, ये नाम याद रखना, न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनेगा इससे। बिडेलो विब्रियो बैक्टीरियो वोरस इज फाउंड द किल द अदर वाटर पॉल्यूटिंग बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो गंगा के पानी में जो दूसरे बैक्टीरिया है उनको मार देता है। तो ये विशेष है, नया क्वेश्चन बन सकता है। पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो पॉल्यूशन प्रदर्शित करते हैं। पानी नापा गया, अगर ये बैक्टीरिया ज्यादा पाया जा रहा है समझ लो पानी पॉल्यूटेड है, वो है ई कोलाई। अगर ई कोलाई पानी में ज्यादा पाया जा रहा है तो समझ लो पानी हाईली पॉल्यूटेड है। और बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन यूज किया जाता है, ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कैसे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में खूब यूज की जाती है, यानी बायोटेक्नोलॉजी में खूब यूज किया जाता है। और ये दोनों के दोनों दीज आर ग्राम नेगेटिव, और ये दोनों के दोनों ग्राम नेगेटिव है। पूछ देता है इनमें ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव कौन सा है। अब चलते हैं इस पे। अब आता है हार्मफुल एक्टिव पैथोजेनिक बैक्टीरिया मोस्टली ग्राम नेगेटिव, ये पॉइंट याद रखिएगा।
आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रायः कैसे होते हैं। ये यल्टी में 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पैथोजेनिक होता है, कोकस और बैसिलस, और इस तरह पूछा था, तो ऑप्शन बैसिलस था। तो ये ध्यान में रखना, मोस्टली सबसे ज्यादा रोग फैलाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये रॉड शेप्ड होते हैं यानी बैसिलस होते हैं, एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। डिजीज इन ह्यूमन जैसे निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनियाई से फैलता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा से, कॉलरा विब्रियो कॉलराई से, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से, डिप्थीरिया कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से, लेप्रोसी माइक्रोबिटियम लेप्री से, और सिफाइलिस, ये याद रखना ये बहुत पूछता है। सिफाइलिस किससे फैलता है, ट्रेपोनीमा पैलिडम से, ये पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिफाइलिस किससे फैलता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम से फैलता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। हार्मफुल प्लांट डिजीज, ऐसे बैक्टीरिया जो पौधों का रोग उत्पन्न करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे सीट्रस कैंकर बहुत पूछा जाता है, जेंथोमोनास सीट्रिस से बहुत पूछा जाता है, और बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ पैडी जेंथोमोनास ओराइजी से भी बहुत पूछा जाता है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एरविनिया एमाइलोगोरा, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में, क्राउन गाल ऑफ सुगर बीट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन से भी बहुत पूछा जाता है, सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो स्यूडोमोनास सोलेना से सी आरम से फैलता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को नष्ट कर देते हैं, यानी आपकी उपजाऊ भूमि को ऊसर में बदल देते हैं। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, कन्वर्ट नाइट्रेट बैक टू द नाइट्रोजन, वो है बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जो बैक्टीरिया है, याद रखना ये कैसा है, सॉइल फर्टिलिटी को खत्म कर देता है। या डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एग्जाम पूछेगा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन है, बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। और अगर पूछेगा फूड पॉइजनिंग कौन उत्पन्न करता है, ध्यान में रखना, पूछेगा फूड पॉइजनिंग कौन उत्पन्न, क्लोस्ट्रीडियम बोटेरिनम है जो फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये था हमारा, और कुछ था बस। तो इस तरह से हमने पूरे बैक्टीरिया को, आज पूरी बैक्टीरिया फाइनल कर दी है। कल हम लोग जो क्लास हमारी कल आएगी वो हम लोग फंगस पे इंटर मारेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग फंगस देखेंगे और फंगस की तैयारी करेंगे। फंगस में हम लोग पूरा फंगस का जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, हम लोग फंगस का क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ेंगे, और फंगस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, एल्ब्यूगो पढ़ेंगे, एल्ब्यूगो पढ़ेंगे, सिनकाइट्रियम पढ़ेंगे, सिनकाइट्रियम से क्वेश्चन बनता है, सिनकाइट्रियम के पढ़ेंगे और एल्ब्यूगो पढ़ेंगे। एल्ब्यूगो के बाद हम लोग फाइटोप्थोरा पढ़ेंगे, एस्परजिलस पढ़ेंगे, पेंसिलियम पढ़ेंगे, और एगेरिकस पढ़ेंगे, मॉर्चेला पढ़ेंगे, और कौन है, एस्ट्रेगो पढ़ेंगे, पक्सीनिया पढ़ेंगे, और अल्टरनेरिया पढ़ेंगे। इतने फंगस हम लोगों कोर्स में है, वो सारे पढ़ेंगे। और डिजीजेस जो हैं जैसे राइसफी पॉलीगोनी है 60 में पढ़ लेंगे, और कोलेस्ट्रीडियम है, कोलेटोडाइकम फल्केटम वो 60 में पढ़ लेंगे, और टिक्का डिजीज पायरेनोस्पोरा पीसी इसको भी 60 में पढ़ लेंगे। तो कुछ ऐसे हैं जो 2-2 4-4 लाइन में भी पढ़ेंगे, और बाकी ये सारे लाइफ साइकिल इनकी पूरी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो लगभग हमें लगता है 10 क्लासेस तक, 10-12 जो भी हो, जितने में फंगस खत्म कर पाएंगे उतनी क्लासें आएंगी, कुछ भी मिसिंग नहीं करेंगे। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी सदैव इस बात के लिए तत्पर रहता है कि आपका सिलेक्शन हो। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।